Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 47, Simple Future Tense or Future Indefinite Tense. जब हम कहते हैं कि कुछ होगा, करेंगे, करेगा, करेगी, जाएगी, जाएगा, ऐसे प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो अंग्रेजी में किस प्रकार से बोलते हैं और क्या उसके नियम है, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बनते हैं। करेगा, होगा, इस प्रकार का जब हम कहते हैं यानी अभी के मोमेंट से बाद में, चाहे वो 1 मिनट बाद हो, 1 साल बाद हो, कई बार इसमें समय बताया जाता है, कई बार समय नहीं बताया जाता है। यानी कि समय अंडरस्टूड होता है स्पीकर को और जो सुनने वाला है उसको, दोनों को। This is used to tell an event that will happen at a particular time in the future. अब से आगे कभी। हरी will watch a movie this week, यानी इस सप्ताह हरी एक फिल्म देखेगा। I shall see him tomorrow, मैं उसे कल मिलूंगा। See के माने यहाँ देखना नहीं होता है, मिलना होता है। तो ये भविष्य में कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा हम इस टेंस के माध्यम से देते हैं। अब इसको जाहिर करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो चीज ऐसी होनी चाहिए, वो घटना आने वाले समय की ऐसी होनी चाहिए जिसकी पहले से प्लानिंग करके रखी है। कोई ऑफिशियल प्रोग्राम हो, कोई टाइम टेबल हो, कोई डेफिनेट शेड्यूल हो जो हमें पता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें कुछ वर्ब्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ओपन, क्लोज, बिगिन, लीव, एंड, अराइव, रिटर्न वगैरह वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट ये फॉर्म चेंज होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की शक्ल में ये सेंटेंसेस होते हैं, जबकि ये बताते हैं भविष्य के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टे देयर फॉर 2 days। अब इसका एक माने तो होता है कि हम वहां 2 दिन रुकते हैं, यानी कि हमारी एक हैबिट बताई जा रही है, हमारा हमेशा का रूटीन बताया जा रहा है। लेकिन किसी संदर्भ में जब ये बात की गई हो कि भाई वहां आप कितने दिन रुकोगे, देन वी कैन ऑल्सो से वी स्टे देयर फॉर 2 days। वी कैन ऑल्सो से वी विल स्टे देयर फॉर 2 days। लेकिन वी स्टे देयर फॉर 2 days बिकॉज इट्स ए प्री प्लान्ड और प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम। We can also express the same feelings or same information we can share with the help of present indefinite tense. We leave for Agra tomorrow। अब tomorrow बोल दिया है तो will leave बोलने की जरूरत नहीं है। We leave for Agra tomorrow बोलने से भी हम कल आगरा के लिए निकलेंगे, आगरा को जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। His train arrives at 7:15 tomorrow। Again the same, उसकी ट्रेन कल 7:15 बजे आती है या आएगी। तो ये भविष्य की बात बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज ओपन्स ऑन 1 जुलाई। ये कॉलेज का एक शेड्यूल है कि 1 जुलाई को कॉलेज खुलता है या खुलेगी। तो खुलेगी बोलने के लिए भी हम ये कह सकते हैं इट क्लोजेस एट 8 PM, यानी यह रात 8 बजे बंद होता है या 8 बजे बंद होगा, दोनों बातें। द शो बिगिंस आफ्टर द गेस्ट कम्स। जब मेहमान आएंगे तब शो शुरू होगा। होता है भी बोल सकते हैं, होगा भी बोल सकते हैं। व्हाट डू वी डू। अब इसमें देखिए, व्हाट डू वी डू से माने है हम क्या करें, हम क्या करते हैं, ऐसा बोध हो सकता है। लेकिन संदर्भ को देखते हुए अगर हमें कहना है कि हम क्या करेंगे या हम क्या करें, अभी क्या करेंगे, तो वी कैन ऑल्सो से व्हाट डू वी डू। वेयर डू वी गो, हम कहां जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करके भी हम फ्यूचरिटी को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू रीवा टुमारो, यानी मैं कल रीवा जा रहा हूं। इसके माने है कि मैं कल रीवा जाऊंगा। ये भी एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम जैसी बात है। शी इज नॉट इन्वाइटिंग यू टू हर मैरिज, वह तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुला रही है या नहीं बुलाने वाली है, नहीं बुलाएगी। तीनों बातें आप इसी
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से भी बोल सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर। ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग बाय दादर एक्सप्रेस। यहाँ पर भी टुमारो मॉर्निंग बता दिया है, तो ये जाहिर है आगे की बात बता रहा है। और ही इज गोइंग टू मुंबई, इसके माने वह कल जाने वाला है या जा रहा है। कई बार फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है अगर हमें पीरियड बताना है, समय बताना है किस दौरान। वी शैल बी प्लेइंग द मैच एट दैट टाइम, यानी उस दौरान, उस समय पर हम मैच खेल रहे होंगे। तो यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताया जा रहा है क्योंकि किसी पीरियड के दौरान ये क्रिया होने जा रही है। सो इट शुड बी इंडिकेटेड नॉट इन फ्यूचर इंडेफिनेट बट इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। अब ये यहां पर भी देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो ये बात थोड़ी कैजुअली कही जा रही है कि भाई मैं उससे समय मिलेगा तो मिलूंगा, ये इट इज नॉट वेरी सर्टेन। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आई विल मीट हिम टुमारो देन इट इज सर्टेन, वो निश्चित रूप से हम उस समय मैच खेल रहे होंगे, तो वी विल बी प्लेइंग मैच एट दैट टाइम। विच ड्रेस विल यू वेयर, विच ड्रेस विल यू वियर नहीं होता है, वेयर होता है। विच ड्रेस विल यू वेयर, तो विल यू बी वेयरिंग भी बोल सकते हैं, आर यू वेयरिंग भी बोल सकते हो। तो तीनों प्रकार से आप इस बात को कह सकते हैं कि तुम पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनोगे, पहनने वाले हो या पहन रहे हो। इसका मतलब ये बात आने वाले समय के बारे में है। हमें यह देखना होता है कि आपके बात करने का भाव क्या है और उस हिसाब से अंग्रेजी में उसे कैसे कहते हैं, उसे हमें जानना है। प्रैक्टिस से आप इस चीज को आत्मसात कर सकेंगे और साइमल्टेनियसली सोचना और बोलना आपका हो सकेगा विद द प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए बात करने के लिए हमें ज्ञान शब्दों का और ग्रामर का होना चाहिए, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात है कॉन्फिडेंस का होना। तो कॉन्फिडेंस में कई बार एरर्स भी होते हैं, लेकिन दोज एरर्स आर टू बी इग्नोर्ड, और उसको उतना ध्यान में रखते हुए हमें बोलने की ही अभ्यास करनी है ताकि हमारी बोलने की हिम्मत बढ़ जाए। व्हेन द स्पीकर इज सर्टेन, कोई प्रायर प्लान है स्पीकर का और नियर फ्यूचर की बात है, अभी अभी होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है, और उसके बारे में आप कुछ सर्तन मतलब निश्चित है, सुनिश्चित है, सर्टेन है। इट इज गोइंग टू रेन, इट मीन्स द स्पीकर इज सेइंग दैट ही इज सर्टेन अबाउट द हैपनिंग ऑफ रेन्स, और वो कह रहा है इट इज गोइंग टू रेन मतलब बारिश होने वाली है, वो इस बारे में बहुत सुनिश्चित है। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू पेन, ये इसका प्रोग्राम बता रहा है, प्लान बता रहा है कि मैं एक पेन खरीदने जा रहा हूं, या मैं एक पेन खरीदने वाला हूं, या मैं एक पेन खरीदूंगा। गोइंग टू बाय इसके माने ये नहीं है कि जा रहा है बाजार। आई एम गोइंग टू परचेस ए कार, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो बाजार जा रहा है कार खरीदने के लिए। उसका प्रोग्राम है, उसका प्रायर प्लान है। हो सकता है कल जाए, हो सकता है 4 दिन बाद जाए। शी इज गोइंग टू फाइंड द स्टूडेंट, वह स्टूडेंट पर जुर्माना लगाने वाली है। जुर्माना करने जा रही है, हम ऐसा हिंदी में भी बोलते हैं कि होने जा रहा है, लेकिन इसके माने ये है कि ऐसा होगा। और ये एक कुछ प्रायर योजना बना करके बात हो रही है। ही इज गोइंग टू स्यू मी, स्यू यानी मुकदमा करना, तो वह मुझ पर मुकदमा करने जा रहा है। इट मीन्स ही इज गोइंग टू स्यू मी मतलब वह मुझ पर मुकदमा करेगा। राइट नाउ वो जा रहा है कोर्ट में, ऐसी बात नहीं, करेगा, ये उसकी योजना है, उसका प्लान है। उसके बाद बी के साथ टू और V1, या हैव के साथ 2 + V1, ये V1 कह लो, V कह लो, एक ही बात है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, आई एम टू रीच स्कूल एट 7 AM, मुझे सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है। मैं 7 बजे स्कूल पहुंचूंगा, ये भी हो सकता है। पहुंचना पड़ता है, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। शी हैज टू अटेंड द स्कूल, उसे संगीत समारोह में शामिल होना है। अब ये सब भविष्य की बात हम इस ढंग से भी कहते हैं, उसे होना पड़ता है, अब ये भी कह सकते हो, थोड़ा सा फर्क है इनमें। PM इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच, प्रधानमंत्री को अपना भाषण प्रसारित करना है। ये एक प्लानिंग बताई जा रही है, जाहिर है ये प्लानिंग आने वाले समय के बारे में है, इसलिए हम बी के साथ या हैव के साथ में भी टू लगा करके
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे करके इसे कह सकते हैं। अबाउट टू, अबाउट टू एक ऐसा है जो बात अभी बिल्कुल होने ही वाली है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ऐसा कुछ होने जा रहा है। इसके माने है कि आपको अबाउट टू लगाना। ये कोई बहुत भविष्य की बात नहीं, बहुत ही निकट भविष्य में कोई चीज होने की आशंका जहां आपको होती है और थोड़ा सा अंदाजा होता है कि बस अभी शुरू ही होने वाला है। जैसे ही इज अबाउट टू बिगिन हिज टॉक, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी शो अभी शुरू ही होने वाला है। ही इज अबाउट टू बिगिन हिज टॉक, यानी वह अपनी बात शुरू ही करने वाला है। ही इज अबाउट टू फॉल इन द केव, वो भाई ऐसे जगह पे खड़ा है कि वो गुफा में गिरने ही वाला है। तो ऐसे समय पे अबाउट टू बोल सकते हैं। सारी बातें भविष्य की हो रही है और हम इन कुछ फ्रेजेस को लगा करके इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को दिया जाता है और सब्जेक्ट की हैबिट के बारे में बोलने के लिए आप विल का इस्तेमाल करके भविष्य दर्शाने वाली बात बताते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ स्वभाव बताने वाली बात होगी। जैसे ही विल लिसन ओनली टू हिज मदर, वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेगा, वो ऐसा कहने के लिए ही विल लिसन। अब इसके माने ये नहीं है कि वो सुनेगा यानी भविष्य में सुनेगा, नहीं, ये वो सुनता है, ये उसकी एक हैबिचुअल एक्शन है। फूड विल कीप लॉन्गर इन द फ्रीज, अब ये फूड विल कीप लॉन्गर यानी फ्रीज में अधिक समय तक खाना ताजा रहेगा। तो ये एक फ्रीज की प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि अगर उसमें खाना रहता है तो वो लंबे समय तक ताजा रहता है। तो ये एक रहता है बताने के लिए, लेकिन विल का इस्तेमाल करके आप रहेगा या रहता है दोनों बातें कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि शैल का इस्तेमाल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए होता है और विल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के लिए होता है अगर बात कोई प्रॉमिस की, कोई कंपल्शन की, कोई नेसेसिटी की, एम्फेसिस की, प्रोहिबिशन की, फॉरबिडेंस की, यानी जहां पर कभी कोई चीज को जोर दिया जा रहा है, किसी बात के लिए मना किया जा रहा है, किसी बात को उसकी आवश्यकता दिखाई जा रही है, अति आवश्यकता दिखाई जा रही है, या कोई कसम या कोई वादा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हम जानते हैं आय के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल बहुत जरूरी नहीं है। आजकल शैल का इस्तेमाल सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। तो जब आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो इसके माने ये है कि वो बात में कुछ जोर दिया जा रहा है, कुछ कंपल्शन है, कुछ एम्फेसाइज किया गया है। आई विल पास द एग्जाम, नो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस वेयर वन इज प्रॉमिसिंग, उसको बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई विल पास द एग्जाम, वो आई शैल पास द एग्जाम, उससे फर्क है। आई शैल पास मतलब एक कैजुअल बात कर रहा है, एंड आई विल पास द एग्जाम, यहाँ पे विल को बोलने के समय वो जोर भी लगाएगा, एंड इट मीन्स ही इज प्रॉमिसिंग टू पास। यू शैल नॉट गो, इट मीन्स यू आर प्रोहिबिटेड टू गो, तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जाओगे। ये बात एक प्रोहिबिशन करते हुए, फॉरबिड करते हुए कही जा रही है। स्टूडेंट शैल डिपॉजिट फीस बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ, ये स्टूडेंट्स को एक आदेश दिया जा रहा है जिसके अंदर कुछ एम्फेसिस भी है और कुछ कंपल्शन भी है कि छात्रों को हर महीने 5 तारीख से पहले फीस जमा करनी होगी। फ्यूचर की बात है, लेकिन एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ में भी आपको विल का इस्तेमाल नहीं शैल का इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करना है। कई बार विलिंगनेस के लिए शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई विल रीपे योर मनी टुमारो, तो वी विल मिस द बस, सीता विल गो टू द मार्केट, द समर विल बी वेरी हॉट, और वेयर इज अ डिक्शनरी आई विल गेट इट फॉर यू। तो विलिंगनेस दिखाने के लिए शैल या विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ये सारे इसके ट्रांसलेशन है। मैं तुम्हारे कल पैसे वापस कर दूंगा वगैरह वगैरह। आज के दिनों में, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में और कैजुअल स्पीकिंग में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो अभी भी ग्रामेरियंस इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें शैल का ही इस्तेमाल होगा। जैसे क्या हम जाएंगे, तो शैल वी गो।
हम क्या खाएंगे, व्हाट शैल वी ईट, इस प्रकार के। लेकिन आपको कंपल्शन नहीं है कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का ही इस्तेमाल करें। तो शैल आई शट द विंडो, इट्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें कुछ प्रपोजल हो सकता है, कुछ सवाल जैसी भी बात हो सकती है। तो ये एक ऑफर जैसी बात हो सकती है कि क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा है और इंट्रोगेटिव का सुर भी है इसके अंदर। सो इट शुड कंपल्सरीली हैव शैल इन द बिगिनिंग, नॉट विल। शैल वी ईट आउट टुडे, क्या हम कल बाहर क्या हम आज बाहर खाना खाएं बाहर। वेयर शैल आई कीप दिस बैग, मैं इस बैग को कहाँ रखूं। हम इसे कैसे करें, हाउ शैल वी डू इट, या हाउ शैल वी डू दिस। हाउ शैल आई पे योर डेट, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं। ये मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई आपके बड़े उपकार है, मैं कैसे चुका पाऊंगा, इस प्रकार का इसमें सुर है। तो अगर दो क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस के हिस्से, एंड दे आर ज्वाइंड मोस्टली बाय द कंजंक्शन, तो दो क्लॉजेस है तो उसमें यह होता है कि मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है, और जो सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज पर निर्भर होता है, और वो शुरू होता है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, बाय द टाइम, इफ, अनलेस, इवन इफ, व्हाइल, अनटिल, ऐसे कुछ शर्त या समय दिखाने वाले कंजंक्शंस के साथ में, तो उसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, ऐसे टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में, विच आर स्टार्टिंग विथ दीज कंजंक्शंस। और जो मेन क्लॉज होता है वो जाहिर सी बात है सिंपल फ्यूचर में होता है। जैसे जब डॉक्टर आएंगे वे आपसे मिलेंगे, अब इसमें वे आपसे मिलेंगे, ये एक बहुत अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में एक मुकम्मल सेंटेंस है। जब डॉक्टर आएंगे, ये किसी बात के ऊपर निर्भर हो रहा है, तो इट्स ए डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब डॉक्टर आएंगे वे आपसे मिलेंगे, इसको हम ऐसा कहेंगे कि व्हेन द डॉक्टर कम्स ही विल सी यू। तो यहां पर ये डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो रहा है व्हेन से, जब आएंगे। आई विल गो फॉर ए वॉक आफ्टर आई फिनिश माई डिनर, यानी जैसे मैं रात का खाना खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं टहलने जाऊंगा। और यहां पर यह भी कह सकते हो कि आई विल गो फॉर वॉक आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई डिनर। यहां थोड़ी बात यह कहेगी कि खाना खत्म करने के बाद, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड, खाना खाने के बाद, इस प्रकार से हम कहते हैं, खाना खत्म करने के बाद, इस दोनों ढंग से हम कहते हैं। तो आप चाहे आई हैव फिनिश्ड माई डिनर ये भी कह सकते हो, या फिर आई फिनिश माई डिनर, ये दोनों कह सकते हो। यहाँ पर चूंकि ये टाइम टेकिंग एक्शन है डिनर लेना, इसलिए हैव फिनिश्ड ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आई विल गो फॉर ए वॉक, यानी मैं रात का खाना खत्म करने के बाद टहलने जाऊंगा। When I go to Bombay, I'll bring a watch for you, या I'll bring a watch for you, या ये भी कह सकते हैं कि I'll bring you a watch when I go to Bombay। ये देखिए when I go to Bombay, now this clause is in present tense। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें when I will go to Bombay नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसको हम बाद में दूसरे जो क्लॉजेस वगैरह देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो when I will go to Bombay, I will bring you a watch, ऐसा नहीं बोलना है। when I go to Bombay, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि मेन क्लॉज से समय का बोध हो रहा है आपको कि कब घटना होने वाली है। तो मैं जब बंबई जाऊंगा तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क व्हेन योर सिस्टर सीज हर टुमारो, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होगी जब तुम्हारी बहन उसे देखेगी नहीं, या मिलेगी। देखेगी भी बोल सकते हो, मिलेगी, जनरली सी का मतलब मिलेगी होता है। तो जब तुम्हारी बहन उससे मिलने जाएगी, या जब तुम्हारी बहन उससे मिलेगी, बाय दैट टाइम शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, या शी विल फिनिश हर होमवर्क, वो खत्म कर देगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस। आई शैल कॉल यू व्हेन द डिनर इज रेडी, या प्रोग्राम इज ओवर, दोनों में से कुछ भी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब मैं तुमको खाना खाने के लिए इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा, या जब डिनर रेडी हो जाएगा तब मैं तुमको बुलाऊंगा।
यहाँ ध्यान में रखना है कि व्हेन डिनर विल बी रेडी ऐसा नहीं बोलना है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो व्हेन से, इफ से, एज सुन एज से शुरू होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है, दो इट इज ऑल्सो टेलिंग यू समथिंग अबाउट द फ्यूचर। जैसे ये देखिए, आई शैल टेक टी आफ्टर द ट्रेन हैज स्टॉप्ड, यानी मैं चाय पीऊंगा जब ट्रेन रुक जाएगी, या ट्रेन रुक चुकी होगी, दोनों ढंग से कह सकते हो। तो आई शैल टेक टी, इट्स ए मेन क्लॉज है। इट विल बी इन फ्यूचर टेंस क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। और आफ्टर द ट्रेन हैज स्टॉप्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट की ही एक शक्ल है। वी शैल प्ले कार्ड्स व्हेन फादर हैज गॉन टू स्लीप, या व्हेन फादर गोज टू स्लीप, दोनों का मतलब एक ही है। हम ताश खेलेंगे जब पिताजी सो जाएंगे, सोने चले जाएंगे। I have done my home. I will go to play when I have done my homework. जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा मैं खेलने जाऊंगा। I won't sleep unless I am done. जब तक मेरा हो नहीं जाता, I am done मतलब मेरा हो गया। We are done यानी हमारा हो गया। अब हो गया से तात्पर्य ये है कि भाई हमारा काम हो गया। हो सकता है हम खाना खा रहे हो और आपने कहा यस आई एम ओके आई एम डन, मतलब हमारा खाना हो गया है। लाइक दिस, आई वोंट स्लीप अनलेस आई एम डन, यानी जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं सोऊंगा। आप इसको मेन क्लॉज इधर, सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर ऐसा भी कर सकते हैं। अनलेस आई एम डन आई वोंट स्लीप ऐसा भी कर सकते हैं, अनलेस से शुरू करके। उसके बाद में वुड का इस्तेमाल करके भी हम फ्यूचरिटी को दिखाते हैं, और ये आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। वुड का मतलब एग्जैक्टली फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन अगर फ्यूचर की भी बात हो तो इसमें सर्टेनिटी का अभाव होता है। ये कुछ अनिश्चित सी बात होती है, कई बार कुछ कंडीशनल बात होती है, कुछ पोलाइटनेस की बात होती है। वुड के इस्तेमाल में हम जब मोडल वर्ब सीखेंगे तब हम उसका इस्तेमाल सीखेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी उसकी कल्पना दे दूं कि इस वुड के माने भी करेगा, होगा, इसी प्रकार से होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी प्रॉपर टू इन्फॉर्म हिम, उसे सूचना देना उचित होगा। अब ये कोई बहुत भविष्य की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की आसपास बात हो रही है कि भाई उसे सूचना देना उचित होगा। ये कुछ एक आपका प्रपोजल है या आपका मत है इस प्रकार से। तो इट विल बी प्रॉपर बोलने की जगह आप इट वुड बी प्रॉपर बोलना ज्यादा मौजू है, ज्यादा उचित है। ही वुड कम टू पार्टी, वह पार्टी में आएगा। तो मतलब ये एक भी एक आपका मत बता रहे हो आप। यू वुड एग्री विथ मी, आप मेरे साथ सहमत होंगे। अब ये बातें कोई बहुत भविष्य की नहीं हो रही है, ये इस प्रकार की बातें वुड का इस्तेमाल करके यू विल एग्री विथ मी बोलने की बजाय यू वुड एग्री विथ मी, ये ज्यादा आजकल बोलचाल में होता है। तो देखिए, जब पॉसिबिलिटी होती है तो ही विल डू इट, वह करेगा। अब यहां है ही विल डू इट, इसका मतलब आपको 100% कॉन्फिडेंस है और पक्का करेगा ऐसा आपको लगता है। ही विल बी एट होम मतलब पक्का वह घर पर होगा, हो सकता है आप उसको घर पे छोड़ के आए होंगे अभी अभी, सो समथिंग लाइक दैट। बट ही वुड डू इट ऐसा जब आप कहते हैं तो आप संभावना की बात करते हैं कि वो घर पर होगा। अब ये भविष्य की बात भी हो सकती है, अभी की भी बात हो सकती है, मौजूदा समय की। तो यहाँ संभावना की बात हो रही है। ही विल बी एट होम, वह घर पर पक्का होगा, और ही वुड बी एट होम मतलब वह संभवतः घर पे होगा। दे वुड बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, ये भी आप एक अंदाज लगा रहे हो कि लंबी यात्रा के बाद में वो थक गए होंगे। तो ये इस प्रकार से, अब ये होंगे, होगा, ये सब आपको भविष्य के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ वुड का इस्तेमाल हो सकता है जब आप अपना एक मत देते हो। आई थिंक ही विल फेल बोलने की बजाय आपने उचित है ये कहना चाहिए कि आई थिंक ही वुड फेल, बिकॉज इट इज योर पर्सनल ओपिनियन, ये एक आपका सब्जेक्टिव जजमेंट है। तो वह फेल हो, मुझे लगता है कि वह फेल हो जाएगा। सिंस यू आस्क मी आईड से द ब्लू वन इज बेस्ट, चूंकि आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा, अब ये कोई भविष्य की बात थोड़ी, अभी पूछा है तो, कि नीला वाला सबसे अच्छा है। चूंकि आपने मुझे पूछा या आप मुझे पूछ रहे हो, मैं कहूंगा कि नीला वाला सबसे अच्छा है। तो आइड, इसको आई वुड बोलने की बजाय हमने शॉर्ट कर दिया आइड। आई थिंक हीड, हीड ऐसा ड को छोटे से इसमें बोला जाता है। कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट हो
कोई प्रपोजल हो, जैसे वुड यू लाइक सम केक, क्या आप थोड़ा केक लेना चाहेंगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे, इस प्रकार से। वुड यू टर्न ऑफ द लाइट्स, क्या आप बत्ती बंद कर देंगे, वुड यू शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। इस प्रकार से एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप विल जब कहते तो आप बहुत एम्फेसिस देते हो, उसके ऊपर जोर देते हो, इट्स नो मोर ए पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन इफ यू वांट टू बी पोलाइट देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ कुड या वुड। वुड यू हेल्प मी टुमारो, क्या आप कल मेरी मदद करेंगे। तो विल बोलने की बजाय पोलाइट करने के लिए कल की बात भली हो रही है। अब देखिए, हिंदी में हम लोग करेगा, होगा, करेगी, होगी, करेंगे, इस प्रकार के जब शब्द बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये फ्यूचर के लिए है, तो ये विल का इस्तेमाल होना चाहिए। जब ये फ्यूचर की बात होती है, भविष्य की बात होती है, आने वाले समय की बात होती है, चाहे 1 मिनट के बाद का समय हो, चाहे 10 दिन बाद की बात की हो, हमको उसमें विल का ही इस्तेमाल करना है, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। लेकिन कई बार हम प्रेजेंट के लिए भी होगा, करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये काम कौन करेगा, ऐसा किसी ने अभी पूछा मुझे और मैं कहूंगा कि मैं नहीं करूंगा, तो यहां पर आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंट। बट हिंदी में हम लोग करेगा, करेगी बोलते हैं, तो आई वुड नॉट डू इट ऐसा बोलूंगा, या मेरे को करना है तो आई वुड डू इट, आई वुड बी हैप्पी टू डू इट, कुछ भी कह सकते हो। तो जब भविष्य की बात होगी, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगी, तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल प्ले। लेकिन जब आप कहते हैं आई वुड पे या आई वुड पे, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगी, कब, अभी। अब आई वुड प्ले के एक अर्थ होता है मैं खेलता या खेलती, वो हम अभी यहां नहीं सीख रहे हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि मेरे पास समय होता तो मैं खेलता, इफ आई हैड टाइम आई वुड प्ले, इस प्रकार से। ठीक है। इफ यू टोल्ड मी अर्लियर आई वुड कम, अगर मुझे तुम पहले बताते तो मैं आता। ठीक है। शी वुड बैट, शी वुड बैट यानी वह बल्लेबाजी करेगी, ये अभी की बात हो गई। वी वुड अटेंड, हम उपस्थित होंगे, होते भी एक अर्थ होता है, लेकिन हम उस होते को नहीं देख रहे अभी, तो हम देख रहे हैं वी वुड अटेंड, मतलब हम उपस्थित होंगे, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। जैसे किसी ने बोला कि भाई कौन कौन फंक्शन अटेंड करेंगे, चल अभी हम लोग जा रहे हैं, कौन कौन चलता है हमारे साथ, कौन कौन अटेंड करेगा, तो हम उपस्थित होंगे, हमको कहना है कि हम अटेंड करेंगे, तो वी वुड से हम अटेंड करेंगे, वी वुड से अटेंड ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना। राम विल बी स्लीपिंग, ये फ्यूचर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, राम विल बी स्लीपिंग एट 8 o'clock दिस इवनिंग, ऐसा हम कह सकते हैं, भाई राम शाम को 8 बजे सो रहा होगा। बट राम वुड बी स्लीपिंग, इसके माने हैं अभी राम सो रहा होगा। कहने को तो हम होगा बोलते हैं, लेकिन अभी की बात हो रही, भाई अभी डिस्टर्ब मत करो, वो नाइट शिफ्ट करके आया है, ही वुड बी स्लीपिंग, इस प्रकार से। ही विल हैव डन होमवर्क, भविष्य की बात हो रही है कि उस समय तक वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। ही विल हैव डन हिज होमवर्क बाय इवनिंग, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आज की शाम की बात हो रही है। लेकिन ही वुड हैव डन हिज होमवर्क अगर हम कहते, इसका मतलब अभी। किसी ने पूछा क्या राम ने होमवर्क कर लिया होगा, तो हम कहेंगे ही वुड हैव डन हिज होमवर्क, मतलब अभी उसने कर लिया होगा या कर चुका होगा, वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। आजकल कैजुअल इंग्लिश बोलने में विल के जगह सर्रास वुड का इस्तेमाल होता है। हम ये कह सकते हैं दे विल रीच, हो सकता है कल की बात हो तो भी वुड का इस्तेमाल होता है, और इसके कारण ये है कि वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द हैपनिंग्स इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये आज की तारीख में अनसर्टेनिटी है, और इसलिए जनरली वुड का ही इस्तेमाल बोलचाल की अंग्रेजी में किया जाता है। इसे फ्यूचरिटी की बात हो, अगर टाइम बताया गया हो तो विल का ही इस्तेमाल करना है, भविष्य का समय बताया तो। लेकिन अगर बिना समय बताए बात हो रही है तो सीधा आप वुड का भी इस्तेमाल इन प्लेस ऑफ विल कर सकते हैं। कई बार कुछ डिजायर, विश या आपका एक इरादा, आपका इंक्लिनेशन बताना हो, तो जैसे आईड लव टू बी हियर, मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा, आई वुड लव, आईड लव ऐसा भी कह सकते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करेंगे। आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। या आप अपना एक इंक्लिनेशन, आप अपनी डिजायर दिखा रहे हैं। आईड लाइक टू गो ऑन फुट, यानी मैं पैदल जाऊंगा। बाय वॉक हम लोग कहते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, वी हैव टू से
I would like to go on foot, not by walk. Would you like your coffee? ये तो हमने देखा. I would love a coffee, मतलब मुझे काफी पसंद होगी. Like this. फ्यूचर की कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, होने की संभावना है भी नहीं भी है. लाइक दिस. तो इफ इट रेन्स आई वुड स्टे होम. अगर कल बारिश होती है तो मैं घर पर रहूंगा. इफ इट रेन्स टुमारो आई वुड स्टे होम. अनसर्टेन फ्यूचर डिसीजन अगर है आपके, शी वुड आपके या किसी के भी, शी वुड विजिट योर नेक्स्ट मंथ इफ शी गेट्स टाइम. ये देखिए, ये अनसर्टेनिटी, शी विल कह सकते थे आप अगर उसमें सर्टेनिटी होती. तो शी वुड विजिट यू नेक्स्ट मंथ इफ शी गेट्स टाइम. और देखिए, इफ से शुरू हुआ तो ये प्रेजेंट में, ये टेंस जो है ये प्रेजेंट का है, हालांकि बात फ्यूचर की हो रही है. अगर उसे समय मिला तो वह अगले महीने आपसे मिलने आएगी. लेकिन यहां पर वुड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यू आर नॉट वेरी सर्टेन, अनसर्टेन. कई बार इनडायरेक्ट स्पीच जब होता है, जैसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई विल हेल्प यू. कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में आई विल हेल्प यू. तो ही सेड दैट ही विल हेल्प यू नहीं होगा, वुड हेल्प यू, बिकॉज इसका मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बाद में आ रहा है दैट विल ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस. He said that he would help me. इस प्रकार से आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो. उसने कहा मेरी मदद करेगा. तो यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press bell icon so that you can get the notifications in time, and offer your comments what kind of modifications you want. So thank you very much.